प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम शब्द शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बीए थर्ड ईयर में और एमए में काव्य शास्त्र में है, और इसके अतिरिक्त ये सभी जगह जब हम कविता पढ़ते हैं, काव्य सौंदर्य लिखते हैं, और वैसे भी साहित्य के जितने भी हम विद्यार्थी होते हैं, टीचर हैं, सबको पता होना चाहिए कि शब्द शक्तियाँ हैं क्या। तो मैंने आप लोगों को आज शब्द शक्तियों के विषय में बता रही हूँ। वो है क्या? मनुष्य के शब्द व्यवहार से जिन अर्थों भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है। कवि भावों के प्रकाशन के लिए कुछ शब्दों का चयन करता है। उसके शब्द चयन के आधार पर यही रहता है कि वह ऐसे शब्दों का चयन करे कि उसके भावों की पूर्तिया पाठक के समक्ष जो व्यक्त करना चाहता है वो व्यक्त कर दे, और उसके लिए शब्दों में निहित अर्थ के मर्म से अभिज्ञ होना आवश्यक है, जानकारी होना आवश्यक है। एक ही अर्थ वाले कई शब्द भाषा में होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। अतः किस शब्द को अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए ताकि पाठक उस अर्थ को ग्रहण कर पूर्णतया भावमग्न हो जाए। शब्दों के अर्थ से ही काव्य बोधगम्य होता है तथा शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। अतः बिना शब्द शक्ति की जानकारी के ना तो कभी ही अपने भाव को अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है और ना ही पाठक पूर्ण रूप से काव्यानंद को ग्रहण कर सकता है। काव्यानंद को ग्रहण कर सकता माने काव्य का आनंद ले सकता है ना। प्रसिद्ध भारतीय काव्य शास्त्र कथन है कि शब्द के द्वारा अर्थबोध तभी होता है जब हम वृत्ति ज्ञान के पूर्ण रूप से अवगत होते हैं। तो यहाँ पर विद्वान ने शक्ति शब्द के स्थान पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो वृत्ति और शक्ति क्या है? एक ही हो गया, समानार्थी हो गया। इस प्रकार यह शक्ति जो है, शब्द शक्ति जो है, इसके अध्ययन करना जो पाठक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको शब्द शक्ति पढ़ा दिया जाए। बार बार जब बीच में हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थी या पाठक कुछ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज हम शब्द शक्ति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। शब्द शक्तियाँ क्या हैं? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के जो दो शब्दों से बना है, शब्द और शक्ति। शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति जो है तीन भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और शब्द के भी तीन भेद होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इनसे क्रमशः तीन प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। अभिधा से वाचार्थ, लक्षणा से लक्ष्यार्थ, व्यंजना से व्यंग्यार्थ। अभिधा किसे कहते हैं? अभिधा वाच्यार्थ है। अभिधा शक्ति किसे कहते हैं? लोक प्रसिद्ध अर्थ को बताने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। लोक प्रसिद्ध अर्थ को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले अर्थ कहते हैं वाच्यार्थ कहलाते हैं। शब्दों के निश्चित अर्थों के अनुसार, शब्दों के निश्चित अर्थों के अनुसार जो अर्थ प्रकट होता है उस निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए कि बैल बड़ा उपयोगी पशु है। अब यहाँ बैल शब्द का अर्थ चार पैर वाला पशु हो गया। जैसा समझ गए बैल शब्द आया, आप समझ गए कि बैल क्या है।
उसका पिक्चर सामने आ गई। तो बैल शब्द लोक में इसी अर्थ में प्रसिद्ध है, जो बैल हम बोल रहे हैं इसी जो समझते हैं वही उसी रूप में प्रसिद्ध है, अतः यहाँ अभिधा शक्ति है। अब अभिधा के प्रकार, अभिधा शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? यह शब्द जातवाचक शब्द होते हैं, होते 2 बार लिख गया, गलत ये हो गया है टाइपिंग। तो यह शब्द जातवाचक शब्द होते हैं, जैसे बालिका, शेर, मोर, बंदर आदि। अब यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर टुकड़े का अर्थ भी होता है, जैसे रसोई घर। अब रसोई और घर 2 शब्द हैं, इससे मिलकर भी रसोई घर बन गया। विद्यालय, विद्यालय, विद्या का आलय जो है विद्यालय हो गया। सुपुत्र, सु माने सुंदर होता है, पुत्र माने पुत्र, सुंदर पुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्र, तो ये भी 2 शब्द हो गए। इसके बाद में आए योग रूढ़, तो ये क्या हुए? ये यौगिक शब्द हो गए। अब योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो शब्द होते हैं, इस तरह समझिए कि जैसे नीलकंठ 2 शब्दों से तो बना है ये भी, नीलाकंठ, लेकिन जो शब्द होता है उसका अर्थ जो है वो न होकर के कोई विशेष अर्थ उसका होता है। जैसे नीलकंठ, ये शब्द नीलकंठ शब्दों से बना है, इसका विशेषण है नीला कंठ। कंठ का विशेषण क्या है? नीला, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर नीलकंठ माने क्या हो गया? विशेष अर्थ क्या हो गया? शिव जी। तो ये हो गया योग रूढ़। ऐसे 10 आनंद, 10 माने 10 गिनती जो होती है 10, और आनंद माने मुख। तो 10 आनंद किसको कहा गया है? रावण को। तो 10 आनंद, 10 प्लस आनंद माने दशानन माने रावण। तो अर्थ इसका क्या हुआ? दशानन 10 मुख नहीं है अर्थ, इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण। तो ये क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। अब अगला देखो, अब अभिधा शक्ति की बात है, व्यंजना शक्ति। व्यंजना शक्ति किसे कहते हैं? व्यंजना या व्यंजक। तो अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ बताने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ बताने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है, और प्रतीत होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या व्यंजना कहलाता है। जैसे सूर्य डूब गया, जैसे सूर्य डूब गया, इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? सूरज डूब गया है, किंतु इससे कई प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे काम करने का समय समाप्त हो गया, जैसे मजदूर काम कर रहे होंगे तो उनका कार्य करने का समय समाप्त हो जाएगा, तो कहेंगे सूरज डूब गया, सूर्य डूब गया। तो क्या हो गया कि इसका सीधा अर्थ है सूरज डूब गया, किंतु इससे कई अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे काम करने का समय समाप्त हो गया, सूरज डूब गया। व्यंजक शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। व्यंजक शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। शाब्दी व्यंजना, ये 3 नहीं 2 भेद होंगे, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। 3 गलत हो गया है। तो शाब्दी व्यंजना क्या है? शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत इसके शब्दों का विशेष अर्थ होता है। शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत इसके शब्दों का विशेष अर्थ होता है। यहाँ शब्दों को हटाकर कोई समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अथवा क्या इसकी परिभाषा कर सकते हैं? शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना शाब्दी व्यंजना हो गया, और दूसरा आर्थी व्यंजना। व्यंजक शब्द शक्ति के 2 भेद हुए, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना क्या है? अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहेंगे। जैसे शाब्दी व्यंजना में क्या था? शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना कहा गया, और आर्थी व्यंजना क्या है? अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द जो होते हैं ये आर्थी व्यंजना के ये 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थक और अनेकार्थक। एकार्थक माने जो एक अर्थ रखता हो, अनेकार्थक माने जिसके अनेक अर्थ हो। चलिए, लक्षक या लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं? जब शब्द लोक प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अर्थ को बताता है,
जब शब्द लोक प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अर्थ और नहीं यहाँ पे है, अर्थ को बताता है, तो उसे शब्द को लक्षक कहते हैं। और प्रतीत होने वाला जो अर्थ होता है वो क्या होता है? लक्षणा होता है। अब प्रतीत होने वाला शब्द क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे रमेश तो बैल है, रमेश तो बैल है। अब रमेश बैल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ बैल माने बुद्धू, बेवकूफ़, मूर्ख बताया। कह नहीं देते कभी कभी कि तू तो बैल है, बैल माने मूर्ख है। तो रमेश तो बैल है, यहाँ बैल अर्थ पशु के समान मूर्ख है। अतः बैल अपने स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर मूर्ख अर्थ को बताता है, यहाँ लक्षणा शक्ति हुई। लक्षणा शक्ति के प्रकार, लक्षणा शक्ति दो प्रकार की होती है, रूढ़ और प्रयोजनवर्ती। अब रूढ़ लक्षणा क्या है? जहाँ पर कुछ लक्षार्थ रूढ़ हो। यहाँ ये जो टाइपिंग की है वो हमने किसी और उसमें बच्चों की थी, और इस पे हमने जब भेजा है दूसरे पे, उसके बाद हमने वीडियो बनाया है, तो ये साफ नहीं हो पाई, कुछ डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, हम पढ़ के बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये रूढ़ लक्षणा, जहाँ पर कुछ लक्षार्थ रूढ़ हो गए हैं। जैसे कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, कुशल का शब्दार्थ क्या होगा? कुश इकट्ठा करने वाला, घास इकट्ठा करने वाला, है ना, होता है। पर ये शब्द दक्ष या निपुण के अर्थ में रूढ़ हो गया। जो कुशल था उस किस में रूढ़ हो गया? बाद में निपुण, और निपुण माने कुशल होता है, निपुण होता है। तो इस प्रकार अर्थ रूढ़ लक्षणा द्वारा प्रकट होता है। अब आया प्रयोजनवर्ती। प्रयोजनवर्ती लक्षणा वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। प्रयोजनवर्ती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई, बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य में यदि हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं तो अर्थ में बाधा पड़ती है। इससे प्रयोजन बस हमें तलवार का अर्थ तलवार बंद सिपाही से है, माने सिपाही तलवार लेकर आएंगे तो कहते हैं बहुत सी तलवारें आ गई, तो माने तलवार लेकर के सिपाही आ गए। तो अतः जिस लक्षण द्वारा यह अर्थ लिया जाए वह होगा प्रयोजनवर्ती। प्रयोजनवर्ती लक्षणा वहाँ पर होगा। प्रयोजनवर्ती लक्षणा के दो मुख्य भेद होते हैं, गौड़ी और शुद्धा। अब गौड़ी लक्षणा क्या है? गौड़ी लक्षणा में सादृश्य शब्द संबंध से अर्थात समान गुण या धर्म के कारण लक्षार्थ का ग्रहण किया जाए। इसके दो भेद हैं, सारोपा गौड़ी और साध्यवसाना गौड़ी। अब शुद्धा लक्षणा क्या है? इसको और अधिक स्पष्ट जो है बीच बीच में हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो इनके बारे में बताते रहेंगे। अभी आप इस तरह से पढ़ लें। और इसके बाद आया शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध में लक्ष्य का अर्थ बोध होता है। शुद्धा लक्षणा में के सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध लक्ष्य अर्थ का बोध होता है। शुद्धा लक्षणा चार भेद हैं, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सरोपा लक्षणा और स्वाध्यायवसन लक्षणा। तो ये आपकी जो है शब्द शक्तियाँ थी। और ये कुछ शब्द जो हैं और स्पष्ट हम अगले वीडियो में जो शॉर्ट हैं उनमें एक एक करके डालते रहेंगे। आप उनको ध्यान करके देखते रहिए, जिससे और समझ में अच्छी तरह से आएगा। धन्यवाद।